नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। नीट काउंसलिंग में ओबीसी आरक्षण पर बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी है। जी हां, 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी गई। हम ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग फौरन शुरू करने की भी बात कही है और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण को मंजूरी देने की भी बात कही है। मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत अंतरिम आदेश की जरूरत भी बताई है। तो बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण को 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी देने की भी बात कही है और कहा है कि इस पर विस्तृत अंतरिम आदेश भी आएगा। तो यहां पर फौरन काउंसलिंग शुरू करने का भी आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये गुहार लगाई थी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से कि फौरन काउंसलिंग शुरू करने के आदेश दिए जाएं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह बात कही है कि फौरन काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए। तो नीट और पीजी के छात्र छात्राओं के लिए यह राहत भरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन काउंसलिंग शुरू करने का आदेश दिया है और 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूर किया है। इसके अलावा 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को भी मंजूरी दी है और अंतरिम आदेश की, विस्तृत अंतरिम आदेश की जरूरत भी बताई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबकी निगाहें थी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था और इस पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बहुत मायने रखता है। सीधा आपको दिल्ली के लिए चलते हैं। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधा कनेक्ट है, उनसे बात करते हैं हम। अविनाश, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? सबसे पहले तो विस्तार में यह बताएं और इसके मायने क्या है। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी, इसके बाद जो 27% ओबीसी आरक्षण है, इसको देश भर में नहीं लागू किया जा रहा था, जिसके बाद कई सारे मेडिकल स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग पे यह सुनवाई की गई, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि यूजी और पीजी यानी कि जो एमबीबीएस कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं, जो यूजी और पीजी दोनों कोर्सों में 27% जो ऑल इंडिया आरक्षण है, इसको लागू किया जाए। इसके साथ साथ जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, इसको भी लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तत्काल काउंसलिंग की शुरुआत की जाए, जिससे कि जो तमाम सारे छात्र हैं वो एडमिशन पा सके और उनकी पढ़ाई आगे सुचारू रूप से हो चुके। बाकी इस पूरे मामले में विस्तृत सुनवाई सुप्रीम कोर्ट मार्च के महीने में करेगा। अविनाश, सरकार ने भी ऐसी ही बात कही थी, ऐसी ही अपील की थी सुप्रीम कोर्ट से कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनका आरक्षण रखा जाए और ओबीसी का आरक्षण रखा जाए और फौरन काउंसलिंग शुरू करने का आदेश दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसा जाहिर हो रहा है कि सरकार की इस गुहार को स्वीकार किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन मामला था क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने, यह भी दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से नीट की परीक्षा जब आयोजित की गई थी, तो उसमें ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था और इसके साथ साथ ओबीसी आरक्षण था, इसको लागू करने को लेकर के कोई स्पष्टता नहीं थी, जिसके बाद कई सारे राज्य सरकारें और कई सारे मेडिकल कॉलेज जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ओबीसी आरक्षण, इस पर काउंसलिंग के लिए तैयार नहीं होते। जिसके बाद एक जो छात्रों का संगठन था उसने इसको लेकर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। काफी ज्यादा विवाद हुआ। दिल्ली के अंदर भी डॉक्टरों का भीषण प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पे कई सारे डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया कि उनको आगे की कोर्सेज के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए जल्द से जल्द जो पीजी का आरक्षण है, वो जो पीजी का जो काउंसलिंग है उसको कराई जाए, जिससे कि वो पीजी में एडमिशन पा सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने अर्जेंट हियरिंग को लेकर के याचिका दायर की थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग पे यह याचिका सुनी और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की बात को माना है कि ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे 27% ओबीसी आरक्षण और इसके अलावा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जाए और इसी के साथ काउंसलिंग की शुरुआत की जाए, जिससे कि जो तमाम सारे छात्र छात्राएं यूजी और पीजी में एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं, उनको एडमिशन मिल सके। ठीक है अविनाश, हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ आप बने रहें। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है कानपुर से। दाल कारोबारी के ठिकानों पर आयकर के छापे की खबर आ रही है। जी हां, आयकर की 5 टीमों ने एक साथ ये रेड की है कानपुर में और सुबह करीब 5 बजे दिल्ली से यह आयकर की टीम पहुंची है, उसने छापेमारी शुरू की है। कई अन्य कारोबारी भी आयकर के रडार पर हैं इस वक्त। कलेक्टरगंज पुरानी दाल मंडी में छापेमारी जारी है सुबह 5 बजे से। दाल कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी 5 टीमों ने एक साथ रेड की है और भी कई कारोबारी आईटी के रडार पर सुबह 5 बजे दिल्ली से पहुंची इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी शुरू की है।
कई अन्य कारोबारी भी आयकर के रडार पर बताए जा रहे हैं। कलेक्टरगंज पुरानी दाल मंडी में छापेमारी जारी है। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? प्राथमिक तौर पर यह बताएं सबसे पहले। देखिए, प्राथमिक तौर पर जानकारी ये मिली है कि कलेक्टरगंज का इलाका है, पुरानी दाल मंडी है, वहां पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। 5 गाड़ियों से अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। दिल्ली की टीम बताई जा रही है और दाल कारोबारी हैं, इनके यहाँ कुछ अनियमितता पाई गई थी और उसके बाद इनपुट मिलने के बाद आयकर विभाग के छापेमारी की गई है और फिलहाल अभी छापेमारी की कार्रवाई अभी जारी है। जी, बहुत धन्यवाद आपका रतीश। आप कह रहे हैं कि छापेमारी की कार्रवाई जारी है। सुबह 5 बजे दिल्ली से इनकम टैक्स की टीम पहुंची। दाल कारोबारी के ठिकानों पर आयकर का छापा, 5 टीमों ने एक साथ ये छापा मारा है। और इनकम टैक्स के छापे की बात हो रही है तो अगली खबर आगरा से है, बड़ी है। चौथे दिन भी वहां पर आयकर की छापेमारी जारी है। शू कारोबारियों यानी कि जूता कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड्स चौथे दिन भी लगातार चल रही है। शू एक्सपोर्टर विजय आहूजा, मानसी चंद्रा और मन्नू अलग के ठिकानों पर रेड चल रही है। राजेश सहगल उर्फ रूबी सहगल के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। मंगलवार से जारी है ये इनकम टैक्स की रेड, शाम तक पूरी हो सकती है। चौथा दिन है आज इस रेड का। इस छापेमारी में नकदी कम, निवेश से जुड़े कागजात ज्यादा मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, शू एक्सपोर्टर्स ने शहर भर में कई जगहों पर संपत्तियां खरीदी हैं और उसके कागजात मिले हैं इनकम टैक्स अधिकारियों को। बीती रात गुड़गांव से मन्नू अलग को आगरा भी लाया गया है। राजेश सहगल उर्फ रूबी सहगल के ठिकानों पर भी छापेमारी। आयकर विभाग द्वारा आगरा में जो छापेमार कार्रवाई हो रही है वो दूसरे दिन भी लगातार जारी है। अखिलेश यादव के बेहद करीबी मन्नू अलग के बाहर आप देख सकते हैं कि इस समय आयकर विभाग की जो गाड़ियां हैं खड़ी हुई हैं। करीब 1.5 दर्जन कहा जाए आयकर विभाग के जो ऑफिसर्स हैं वो अंदर हैं। लगातार जांच पड़ताल कल भी पूरे दिन जारी रही और आज भी जारी रही और ऐसे में लगातार उन तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है। अभी हाल ही में ये देखा गया है कि जिन 4 बड़े कारोबारियों के यहाँ जो रेड लगातार जारी है, उन्होंने आगरा दिल्ली हाईवे पर प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया था। तो ऐसे में वो पैसा कैसे आया, निवेश और कहा जाए इस समय जो वर्तमान में कहा जाए जो प्रॉपर्टी की कीमत है, उन सारी चीज़ों की डिटेल्स को चेक किया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम जो घर में जो लॉकर्स हैं, अलमीरा की जो चाबियां के लॉक हैं, उनको खोलने का प्रयास किया गया। हालांकि इस पूरे जांच के दौरान ये पता चला है कि मन्नू अलग जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और ऐसे में जब कुछ चाबियां उनको नहीं हैंडओवर की गई आयकर विभाग के अधिकारियों को, तो जो डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले कारीगर को भी बुलाया गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो बड़े स्तर पर जिस तरह से कैश और जगह जो मिला है, ऐसा कैश तो यहाँ नहीं मिला है, लेकिन तमाम जो कागजात हैं वो ज़रूर आयकर विभाग के अधिकारियों को हाथ लगे हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी है कि मन्नू अलग अखिलेश यादव का न केवल दोस्त है बल्कि एक तौर पर कहा जाए मजबूत फाइनेंशियल हैंड भी है। मन्नू अलग बताया जाता है कि जब मुलायम सिंह यादव को पैसों की ज़रूरत थी तब अखिलेश यादव ने मन्नू अलग से पैसों को देने की कहा जाए मदद करने की अपील की थी। उस समय आगरा के फतेहाबाद रोड पर शिल्पग्राम की ओर जाने वाले रास्ते पर मन्नू अलग का दीदारे ताश करके एक होटल हुआ करता था। उस होटल को उन्होंने कानपुर से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े कांग्रेस के नेता श्री प्रकाश जायसवाल को बेचा था और उसके बाद करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद सैफई फैमिली को की थी। उसके बाद जब सरकार समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो सरकार में रहते हुए अखिलेश यादव ने मन्नू अलग को बड़े कारोबार करने में काफ़ी आर्थिक मदद पहुंचाई। हालांकि ये बात बिल्कुल तय है कि मन्नू अलग पहले से ही उनका जो पूरा परिवार है बड़ा कारोबारी रहा है, तमाम तरह के व्यवसायों में एक लीडर की भूमिका में रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव का करीबी होना कहीं ना कहीं इसका एक पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मन्नू अलग हो, राजेश सहगल हो या फिर विजय आहूजा हो, मानसी चंद्रा हो, इन्होंने जिस तरह से कम कीमत दिखाकर बड़े स्तर पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किया है, उसको लेकर इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उस डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं। और ऐसे में अब देखना ये है कि क्या कागजात हाथ लगे हैं जिसमें वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है या बड़े स्तर पर
कैश भी आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ में आया है। आगरा से नितुल उपाध्याय, एबीपी गंगा। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है। बीएचयू के नए कुलपति सुधीर जैन ने पदभार ग्रहण किया है और पदभार ग्रहण करने से पहले सुधीर जैन ने काल भैरव के दर्शन किए हैं। नए कुलपति को लेकर लापता के पोस्टर लगाए गए थे। बीएचयू कैंपस में नए कुलपति को लेकर लापता के पोस्टर लगाए गए थे और अब खबर आ रही है कि सुधीर जैन बीएचयू के नए कुलपति बने हैं और उसके पहले पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने काल भैरव के दर्शन किए हैं, जो कि वाराणसी के कोतवाल हैं। और वाराणसी में उनके दर्शनों के बगैर कोई भी कार्य पूरा नहीं माना जाता है। तो वहां पर पहुंचकर काल भैरव जाकर पदभार ग्रहण करने से पहले काल भैरव के दर्शन किए हैं नए कुलपति सुधीर जैन ने, जिनके लापता होने के पोस्टर लगा दिए गए थे। हमारे सहयोगी नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, ये पूरा माजरा क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। राजेंद्र जी, जो नए वीसी हैं उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने बाबा विश्वनाथ जो बीएचयू परिसर स्थित मंदिर है वहां पर दर्शन पूजन किया। लेकिन आपको बता दूं कि एक लंबे समय से वीसी के आने की तो सूचना थी परिसर में कि नए वीसी आ रहे हैं, लेकिन वीसी पहुंच नहीं पाए थे, जिसे लेकर छात्रों में असंतोष की स्थिति थी। और सिर्फ छात्रों में ही असंतोष की स्थिति नहीं थी, बल्कि बीएचयू परिसर के जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, उनमें भी असंतोष की स्थिति थी। और इसी का नतीजा था कि बीएचयू के छात्रों ने अपने परिसर में लापता वीसी के पोस्टर तक लगा दिए थे। अब नए वीसी ने पदभार ग्रहण कर लिया है सुधीर कुमार जैन ने, और अब इनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। एबीपी गंगा इन्हें बता रहा है कि चुनौतियां क्या है। चुनौतियां मुख्य रूप से अगर बात करें तो सामने कोरोना की तीसरी लहर है और अस्पताल में कोविड मैनेजमेंट को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं हो जिससे आम जनता संतुष्ट रह सके, ये बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही वो परिसर में शिक्षकों के बीच बड़ी गुटबाजी का माहौल देखने में आया है। तो अब जो नए वीसी हैं ये जो गुटबाजी है, इस गुटबाजी से कैसे निपटते हैं, क्या कोई हल निकालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और छात्रों का जो असंतोष इनके परिसर में न आने से फैला हुआ है, क्या ये असंतोष आगे भी रहेगा, क्या ये इसे शांत कर पाएंगे, क्या छात्रों और शिक्षकों के बीच में जो दूरियों का माहौल अक्सर टकराव की स्थिति को उत्पन्न करता है, नए वीसी उसको कम कर पाएंगे। पिछले दिनों जिस तरह से घटनाएं होती रही लगातार छात्रों के बीच, कहीं कि कभी कभी मारपीट की घटनाएं भी होती हैं, पथराव भी होते हैं, नए वीसी का ऐसा कौन सा प्लान सामने आता है जो इन घटनाओं को रोकने में खासतौर पर सहायक होता है। ये बड़े चैलेंज इनके सामने। इसके साथ ही जो अगर बात करें अस्पताल की व्यवस्था, दूसरे अगर बात करें तो छात्रावासों की व्यवस्था, तीसरी अगर बात करें तो शिक्षा का जो नया पैटर्न चला हुआ है कि ऑनलाइन शिक्षा को किस तरह से सुचारू किया जाए, कोविड की तीसरी लहर में किस तरह से छात्रों को तकलीफ न हो, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं इनको सुचारू करना नए वीसी के लिए बड़े चैलेंज है। अब देखना होगा कि पहले से जो वीसी इनको लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है परिसर में, वो इन सारी समस्याओं से कैसे निपटते हैं, किस तरह से नए वीसी के तौर पे अपने आप को सिद्ध करते हैं कि मैं कहीं न कहीं जो पिछली समस्याएं हैं उनका निदान करने में सबसे बेहतर सिद्ध होता हूँ। जी राजेश, बहुत धन्यवाद आपका नीतीश, आपने विस्तार से तमाम तथ्य हमारे दर्शकों के सामने रखे इस सारे मामले से जुड़े हुए। और आइए बात करते हैं कोरोना की बेकाबू रफ्तार की। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4,228 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या जा पहुंची है 12,327। और अगर नोएडा की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 721 नए कोविड मामले यहां पर सामने आए हैं। नोएडा में 2,404 कुल एक्टिव केसेस हो गए हैं। गाजियाबाद में 607, लखनऊ में 577 और मेरठ में 411 नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी से कोरोना का ग्राफ ऊपर जा रहा है, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और ये चिंता की बात और सतर्क करने वाली बात सभी को। 4,228 नए मामले सिर्फ पिछले 24 घंटों में। नोएडा में फिर से 721 नए कोविड मामले। कुल 2,404 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त नोएडा में। तो नोएडा वासियों को तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है इस वक्त।
और आपको बताएं कि चुनाव की तैयारियों पर निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक है। कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होगी। इसमें अलग अलग राज्यों में चुनाव कितने चरणों में और कैसे संपन्न हो, इस पर बात होगी। इसके अलावा अन्य नियमों पर भी आखिरी फैसले की आज उम्मीद है। और पिछली बैठकों में चर्चा इस बात पर भी हुई कि कैसे बड़ी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाकर कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। तो चुनाव की तैयारियों पर निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक, कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होगी और अधिसूचना और कितने चरण में चुनाव हो, इस पर आखिरी फैसला होगा। कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। बड़ी रैलियों और जनसभाओं के लिए क्या नियम हो, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। चुनाव की तारीख क्या हो, कितने चरणों में चुनाव हो, किस तरीके से चुनाव हो, इन सब बातों पर आज बड़ी बैठक चुनाव आयोग की। तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक, कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। कब अधिसूचना जारी की जाए, कितने चरणों में चुनाव हो, किस तरीके से चुनाव हो, बड़ी रैलियां और जनसभाएं इनको होने दिया जाए, न होने दिया जाए, किस तरीके से होने दिया जाए, इस पर चर्चा होगी। सीधा अविनाश तिवारी के पास चलते हैं। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि इस संबंध में सबसे बड़ा अपडेट उनके पास क्या है। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? क्या बैठक शुरू हो चुकी है या अभी भी शुरू होने वाली है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो चुनाव आयोग की जो अधिकारियों के साथ बैठक है अपने, वो शुरू हो चुकी है। चूंकि अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने तमाम राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में विधानसभा के, उन 5 राज्यों के विधानसभा से पहले वहां के आला अधिकारियों से बातचीत कर लिया है। वहां की तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों से भी बातचीत कर ली है। सभी राज्यों की सभी राजनीतिक पार्टी ने चुनाव समय से कराने के लिए कहा है और सभी राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और डीजीपी हैं, उनके साथ भी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा चुकी है चुनाव आयोग के द्वारा। कल अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी बैठक की जा चुकी है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर अपडेट दिया कि आगे किस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल सकता है और किस तरीके से बचाव करते हुए चुनाव कराए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेट दिया। इसके बाद अगर बात करें, कल देर शाम तक गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी बैठक की चुनाव आयोग ने कि जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां सुरक्षा की दृष्टि से गृह मंत्रालय के पास क्या कुछ अपडेट है और कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस चुनाव आयोग को चाहिए होगी, जिससे कि चुनाव सुरक्षित तरीके से सकुशल संपन्न कराया जा सके। इसको लेकर अब बैठक हो चुकी है। तो चुनाव आयोग ने अपने तमाम तरह जो अन्य एजेंसियां हैं उनके साथ बैठक कर ली है। आज अपने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है और अंतिम रूप दे रहा है चुनाव की घोषणा से पहले कि किस तरीके से जिन राज्यों में चुनाव है वहां क्या क्या नियम बनाए जाए, रैलियों को लेकर क्या नियम रहे और जो वहां पे तमाम सारे उम्मीदवार रहेंगे उनको लेकर क्या नियम रहने चाहिए। तो तमाम सारी चीजों को लेकर मंथन कर रहा है और आज शाम तक चुनाव आयोग अपनी पूरी जो मंथन है उसको, रणनीति को तैयार कर लेगा और कल के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। कभी भी चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के चुनाव का ऐलान कर सकता है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अधिसूचना जारी होने के बाद जो तमाम सारी राजनीतिक गतिविधियां हैं वो रुक जाएंगी। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका। और आपको अब सीधे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं। काफी हुआ है, ये आईना दिखाता है रिपोर्ट उन तमाम लोगों को, और ये बहुत सालों के बाद ये रिपोर्ट आई है जो स्टेट स्पेसिफिक है। सचर कमेटी, कुंडू कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन पूरे मुल्क के लिए थी। ये स्टेट स्पेसिफिक एक रिपोर्ट है। ये सर चुनावों से पहले, ठीक पहले, हाँ, टाइमिंग पर भी सवाल उठेंगे कि हाँ बिल्कुल, पहले भी आ सकती थी 2 साल पहले। हाँ बिल्कुल, टाइमिंग ही असल चीज है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स जो है सही वक्त पे सही फैसला लेना है। ये सही वक्त है जब आप सब मिलकर, माने पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सबके सामने बुरा बनाकर मुसलमानों को पेश करते हैं। एक तरफ बीजेपी जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में डॉग विजिल पॉलिटिक्स इस्तेमाल करती है, और दूसरी तरफ ये जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं वो इस तरह की बात मुसलमानों से करते हैं। तो भाई ये बताइए फिर आपने क्या किया? आप सबको मौका मिला ना सत्ता करने का। उत्तर प्रदेश में BSP को मिला, कांग्रेस को मिला, सपा को मिला, बीजेपी को मिला। तो ये जो बदहाली है ये तो 5 साल पुरानी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि 5 साल में है, तो सिलसिलेवार है। 1999 से डेटा इसमें है। तो गिरते जा रहे हैं, हर चीज में गिरते जा रहे हैं।
तेलंगाना के लिए एक मिनट सुनिए, पहला तेलंगाना के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सुधीर कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़िए, उस रिपोर्ट को आप पढ़िए जिसके मेंबर आमिरुल्लाह खान साहब थे, उस रिपोर्ट के मेंबर वेंकट साहब भी थे, उस कमेटी के मेंबर शाबान साहब भी थे। उस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़िए और उसमें से बहुत से चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई और बल्कि उस रिपोर्ट में एक स्पेसिफिक कई इलाके का जिक्र किया था, जिसमें घोलकपुर मुशीराबाद का नाम का था। वहाँ पर जाकर इस कमेटी मेंबर्स ने कहा कि वहाँ सीवरेज लाइन नहीं है, वाटर लाइन नहीं है। आज आप जाकर देखिए, वहाँ पर हमारा MIM का कॉरपोरेटर है, उन्होंने वहाँ पर 10 करोड़ के सिर्फ सीवरेज लाइन डलाए। इस वक्त गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम चल रहा है, सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से संपन्न होता हुआ 0.305 करोड़ की लागत की जिला सूचना कार्यालय भवन का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होता हुआ, साथ ही साथ 48.46 करोड़ की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से संपन्न होता हुआ। हमारे देश में गोरखपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री मातंगी बड़ी त्रिपाठी जी के सादर अनुरोध में ममता सिंह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका स्वागत करें और सर से सादर अनुरोध है कि यह शंखनाद आपके विजय शंख के रूप में आपके 9 वर्ष पर एक स्मृति चिन्ह समस्त जनमानस की ओर से प्रेस क्लब की मातंगी बड़ी त्रिपाठी जी विजय माता बजाने की घटना एवं शंख आपके चरणों में समर्पित है। साथ ही साथ इस प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय पदम श्री गोरखपुर महोदय के सादर अनुरोध है कि 9 वर्ष में आप अपने आशीर्वचन से छात्र छात्राओं एवं जनमानस को अवसर कर हमें प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।